बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान 8 फरवरी की मुमकिना इंतखाबी तारीख सामने आने के बाद इंतखाबी मैदान मुल्क में सजता हुआ नजर आ रहा है। ताहम अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। जैसे ही इंतखाबी मैदान सजता हुआ नजर आया, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जाती उमरा से सिंध और बलूचिस्तान का रुख किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से अपना सफर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ शुरू किया। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी सिंध के दौरे पर पहुंची, उसके बाद हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्वेटा पहुंचे। इस सारी सूरत हाल के बाद हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आड़े हाथों लेना शुरू किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है उन्होंने आड़े हाथों लेना शुरू किया MQM को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसा तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यह पाया जाता है कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध में चैलेंज MQM है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के। और MQM की अगर हम बात करते हैं तो कराची, जिसका माजी में कंट्रोल हमने देखा कि MQM के पास होता था, लेकिन चंद सालों में यह कंट्रोल हमें कुछ कमजोर होता हुआ नजर आया। इसकी सारी वजूहात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए शरीक गुफ्तगू होंगे MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल। इसके अलावा दो और अहम खबरें जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उनमें एक खबर है FATF की। जी हां, जब हम FATF की बात करते हैं तो हमें चंद साल पहले का एक मंजर याद आता है, लेकिन इस बार FATF जो है उसका खतरा पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए मंडला रहा है। और उसके साथ साथ एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्मी कोर्ट्स के अगेंस्ट एक फैसला आया था, उसके हवाले से वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ साथ बलूचिस्तान शोहदा फोरम की पटिशन्स दायर हो चुकी हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो दो मौजूद मेहमान होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट होंगे सैयद मोहम्मद अली, जो हमसे बात करेंगे FATF की सिचुएशन पर, और कानूनी माहिर हाफिज एहसान हमारे साथ होंगे जो कि बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो मुमकिन पटिशन आई है उसके असरात के हवाले से। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सियासी इत्तेहाद हो चुका है या इत्तेहाद को बनाने के लिए अभी कमेटियां बनाई गई हैं? देखिए, हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो गया है। 2 मीटिंगें हमारी हुई हैं और इस बात पे एक दफ़ा हमें बुलाया था, हमारी मुलाकात हुई है, और दूसरी दफ़ा हमारे पास टीम आई थी यहाँ पर, साद रफीक साहब और अयाज साहब और उनकी टीम आई थी यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्चुअली गुफ्तगू ये हो गई है कि देखिए, पाकिस्तान के आज मसाइल में लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो खास तौर पर सिंध के और कराची के स्पेशली जो मसाइल हैं उसके लिए हमें बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर हमें आईनी तरमीम की, हमने जो बात की आईनी तरमीम की, आइन में ऐसी तरमीम की जरूरत है जिससे आम इख्तियारात और वसाइल आम दरवाज़ों तक, दहलीजों तक पहुंचे। और हमने सारा नक्शा सामने रखा कि सूबे खुद मुख्तार हो गए, लेकिन इससे पाकिस्तान कमजोर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार होना है, यूनियन काउंसिल्स को खुद मुख्तार होना है। इसके लिए तमाम ये सब पेशबंदियां हैं, और 16 महीनों से PMLN से हमारा एक ताल्लुक रहा है। पिछली हुकूमत में जो अभी हुकूमत PDM की थी, हमारा PMLN से चूंकि इत्तेहाद था, उसके अंदर उनकी बड़ी हमें सपोर्ट रही है। सेंसस के हवाले से 77 लाख लोग बाजियाब हुए हैं डेट खत्म होने के बाद, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, एहसन इकबाल साहब का बहुत ज्यादा उसके अंदर अमल दखल है। तो इन तमाम चीजों को फिर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कर रखा है, हमारे पास जो है इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बच जाता। तो ये एक कोई रिटन एग्रीमेंट हमारा इत्तेहाद नहीं हो गया, लेकिन जहनी हमांगी जरूर है कि हम पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए हमारी जहनी हमांगी जरूर है कि हमें इशूज में भी हमारी सोच यकसा है, और उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो उसमें रिजॉल्व चाहिए उस हवाले से भी हमारी सोचों में बहुत हद तक हमांगी पाई जाती है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का एक बयान मेरे सामने से नजर से गुजरता है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ताकत 5 लोगों के पास है, 1 वजीर आजम और 4 वज़राए आला। उसके साथ साथ आपने अभी एक जुमला कहा कि जो पावर्स जिस तरीके से वफाक से डिवॉल्व हुए उसके बाद पाकिस्तान कमजोर हुआ है। तो दो बातें मुझे ऐसे लगती हैं कि एक तरफ 18th अमेंडमेंट, जिसकी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम जमातें ही लेती हैं, वो कहती हैं कि जी उन्होंने पावर्स को डिवॉल्व किया। एक तरफ मुझे एक जुमला जब सुनता हूं कि पाकिस्तान कमजोर हुआ तो ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल उसके हक में नहीं है, लेकिन अगला जुमला मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इन हुकूक को डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना होगा। तो मुस्तफ़ा कमाल 18th अमेंडमेंट के साथ साथ अब इन्हीं पावर्स को सूबों में एक मजीद किसी अमेंडमेंट के तहत जिले और तहसील तक ले जाने की जद्दोजहद की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ही गलत थी, वफाक से सूबों को इख्तियार देना ही गलत था?
18 अमेंडमेंट शाहिद साहब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। 18 अमेंडमेंट सूबाई खुद मुख्तारी का जो फॉर्मूला था सूबों को खुद मुख्तार करने का, वो अमेंड ही नहीं हुआ, वो हाफ हार्टेड हुई भी, हाफ हार्ट। हम जो कह रहे हैं उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे, मैं ये बता देता हूं आपको। वफाक से सूबों को 18 अमेंडमेंट के जरिए इख्तियारात आ गए, डिपार्टमेंट्स आ गए, पैसा आ गया डिविजिबल पूल में, एनएफसी बोर्ड के जरिए पैसा आ गया डिविजिबल पूल में। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान को 100 रुपए जमा हो रहे हैं तो 56 रुपए सूबों में बढ़ जाते हैं और 44 रुपए जो है वो पाकिस्तान रखता है, 44%। 56% जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में बढ़ता है, उसमें जो मेरे सूबे को, सिंध को 27% मिलता है, जिसमें जो 1000 अरब रुपए बनते हैं, 1000 अरब रुपए डिविजिबल पूल में मेरे वजीर आला को, सिंध के वजीर आला को मिलते हैं। उस 1000 और 300 अरब रुपए वो सिंध से कमाते हैं। 1300 अरब रुपए को आगे डिस्पर्स करने का कोई निजाम नहीं है। अब वो मालिक है हर साल 1300 अरब रुपए के वो मालिक हैं, 1400 अरब रुपए के मालिक हैं। वो जिसको चाहे 1 रुपए दें, जिसको चाहे 1000 अरब रुपए दें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब यह है कि सूबे का वजीर आला हाउस वो खुद मुख्तार ना हो, सूबे के शहर खुद मुख्तार हो, सूबे के डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार हो, सूबे के ताल्लुके यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार हो, अवाम के दहलीज पर खुद मुख्तारी पहुंचे। नहीं, अभी क्या हुआ है कि वफाक से सारा इख्तियार और वसाइल आकर जमा हो गया है सूबे के वजीर आला के पास। हम ये कह रहे हैं कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहते हैं और उसके लिए हम मजीद फर्दर ऐसी तशरीह, जो कि आर्टिकल 140 है, उसको हर वजीर आला अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करता है। हम उसकी तशरीह के बजाय 3 काम चाहते हैं कि जिस तरह वजीर आजम वजीर आला के डिपार्टमेंट महकमे आइन में लिखे हुए हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवा देना चाहते हैं ताकि सारी लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी बात, जिस तरह से एनएफसी अवार्ड आइन में लिखा हुआ है जिससे वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, हम सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का मैकेनिज्म प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड हम आइन में लिखवा देना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि जहां से आप एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं, मुझे मेरा पीएफसी अवार्ड पूरे मुल्क के जिलों को वहीं से आप उसी फॉर्मूले के सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद मुस्तफा कमाल जो बात मेरे सामने रख रहे हैं, मेरे सामने 2 सवालात आते हैं। एक, जो हुकूक आप चाहते हैं उसके लिए उन्हें हासिल करने का एक तरीकाकार यह है कि आप सिंध में हुकूमत में आए और ये सारी चीजें डिवॉल्व करें। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 97 की तरह मियां साहब को कोई 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो जो इख्तियारात आप सिंध से, हुकूमत से नहीं ले सकते, वो आप आईने पाकिस्तान में तरमीम करके लेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुस्तफा साहब। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं उसकी बिल्कुल उसी तरफ जारी है बात। एग्जैक्टली आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। मैं उसको थोड़ी सी जो है नोक पलक ठीक कर देता हूं, और वो ये कि मैं आपको याद दिला दूं कि जस्टिस गुलजार साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स, उन्होंने अपने जाने के आखिरी दिन एक फैसला दिया जिसमें लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A आइन के 140A की तशरीह की, और तशरीह करके ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने ये बातें लिख दी अपने फैसले में, लिखकर ये बता दिया कि ये तमाम चीजें डिवॉल्व होकर ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन उसने आखिर में ये बात लिख दी उन्होंने कि ये सारी चीजें सूबाई हुकूमत लेकर जाए और अपने पास इन लाइंस पर कानून साजी करे। अब ये इसी तरह से कि मीर भी कितने सादा हैं, जिस बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। भाई, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जज साहब, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने खिलाफ कानून साजी करेगी? अजीब ही बात है। तो चूंकि उनकी मेजोरिटी आज तक कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल हो गए, सारी बातों को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को तशरीह करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। इंडिया ने यह काम 1995 में कर दिया है। हमें पूरा एक चैप्टर इनेक्ट करवाना है, उसके अंदर शामिल करवाना है, जिसमें जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के महकमे आइन में लिखे हुए, हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवाना चाहते हैं। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड वफाक से सूबों को पैसे बांटने का निजाम लिखा हुआ है, हम सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे बंटने का निजाम आइन में लिखवाना चाहते हैं। और हम तीसरी बात ये लिखवाना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में वजीर आजम के एमएनए एमपी के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये अजीब जमहूरी लोग हैं। सैयद मुस्तफा कमाल कराची का मुकदमा लड़ते लड़ते जो बात वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हर शहर के आम आदमी का मुकदमा लगता है। और अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी इत्तेहादी जमातों से ये करवाने में, तो ये वाकई न सिर्फ खिदमत कराची की होगी बल्कि तमाम शहरों की होगी। लेकिन इसके लिए क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके साथ कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स या चार्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या चार्टर ऑफ कराची करने को तैयार नजर आती है मुस्तफा कमाल साहब?
शाहिद भाई, ये बिल्कुल चार्टर ऑफ कराची नहीं है, ये चार्टर्ड ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, जो बददिली है, जो लोग हथियारों को लेकर पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, उनको आपने पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं दी है। जब आप उसके घर के पानी के फैसले बाहर से करेंगे बैठकर, सीवरेज के फैसले बाहर से करेंगे बैठकर, उसको दवा कहां से मिलेगी, ये फैसले आप कहीं बाहर से करेंगे, उसको उसके बच्चों को पीले काले लाल स्कूल में तालीम कहां से मिलेगी, उसका पार्क कौन बनाएगा, ये सब फैसले उसको इख्तियार पावर दिए बगैर आप उसको करेंगे, तो कल को कोई भी उसको किसी गलत रस्ते पर इस महरूमियों के ऊपर लगाएगा, वो लड़ने के लिए रियासत के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम कल के दहशतगर्द आज इस तरह के जालिमाना निजाम की वजह से बना रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा। आप IMF से कर्ज लेकर, आप जो है वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर पाकिस्तान को नहीं चला सकते। आप कराची को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं, आप लाहौर को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं, पेशावर कोयटा को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं। ये दौर जो है और सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है। तो ये चार्टर्ड ऑफ पाकिस्तान है, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल हम ये सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हम आईनी तरमीम की बात इसलिए कर रहे हैं। ये अजीब मजाक है शाहिद साहब कि आपके मुल्क के MNAs और MPs, हमारे मुल्क के, उनको नालियां बनाने के पैसे दिए जाते हैं, अरबों रुपए। भाई क्या काम है उसका नाली बनाने का? बिल्कुल आइन के तहत मुस्तफा भाई, ये तो रोड आइन के तहत तो उसका काम कानून साजी है, लेकिन आपने बात की सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान की, आपने बात की सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान की, तो एक और चीज भी मुझे नजर आती है। जब सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेरी नजर में, जितना मैंने कराची की पॉलिटिक्स को देखा है, 88 से अगर हम शुरू करते हैं या 80 से शुरू करते हैं, पहला बल्दियाती इंतखाबात MKM लड़ती है 87 में, फिर 88 में जनरल इलेक्शन, जिसे कहते हैं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कराची की हद तक उन्हें मिलती है, कराची का कंट्रोल उनके पास नजर आता है। लेकिन 2013 के बाद जिस सूरत-ए-हाल से MKM गुजरी, आपका जो इंटरनल क्राइसिस है उसको आप कैसे सरवाइव करेंगे? उस चैलेंज से आप समझते हैं कि आप निमट सकते हैं? देखिए, उस चैलेंज से तो हम निमट गए ना, उस चैलेंज से हम निमट गए। और 2008 के बाद जो है वो 2010 में डॉक्टर इमरान फारूक साहब का मर्डर हो गया। बगावत की है, हमने बगावत की है, MKM पाकिस्तान ने उसके बाद बगावत की है। और आज हम सारे रोलर कोस्टर ड्राइव से होते हवाते आज हमने उन तमाम क्राइसिस पे काबू पाकर हम आज एक जगह जमा हो गए। हमारे अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्लियरिटी है तमाम, और सबको पता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, पूरे पाकिस्तान इसको नहीं मानता। हम इंशाअल्लाह ताला आज की जो MKM है ये पहले से ज्यादा मुत्तहिद है, ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है। और आज इस MKM में सिर्फ उर्दू बोलने वालों की MKM नहीं है। कराची में किमाड़ी से लेकर सोराब गोट तक और घग्गर पाठक से लेकर मलीर के गोटों तक आज ये MKM हर जगह मौजूद है। हर जुबान का बोलने वाला आज इस पार्टी का हिस्सा है। लेकिन मुस्तफा भाई, कराची यूनाइटेड होकर एक जगह खड़े होगा। मुस्तफा भाई, लास्ट जो भी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसकी कानून साजी के हवाले से आपके तहफ्फुज़ात भी मौजूद हैं। हमारे सामने एक लिटमस टेस्ट होता, अगर MKM लोकल बॉडीज इलेक्शन का हिस्सा होती, हमें अंदाजा होता कि MKM कहां खड़ी है। इस वक्त हमें ऐसा नजर आता है कि कराची में पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी एग्जिस्ट करते हैं। MKM की एग्जिस्टेंस अभी तक सवालिया निशान है। जब कभी भी इलेक्शन होते हैं उसके नताइज से अंदाजा होगा। तो आपको लगता है कि आप दोबारा 2013 वाली पोजीशन पे जा सकेंगे कराची में? आप जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को आप MKM के बारे में अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में वोटों के टर्नआउट देखें, वोटों का टर्नआउट जो है वो 7 से 8% है शाहिद साहब, 7 से 8%। 2015 में जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे तो कराची की आबादी कागजों पे 98 लाख थी, जमात इस्लामी को वोट मिले थे 2.5 लाख। आज जो है वो 1 करोड़ 60 लाख आबादी है, जमात इस्लामी को वोट मिले 4 लाख। 2015 में MKM को मिले थे 98 लाख की आबादी पे 11,78,000 वोट। आज पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के मिलाकर भी 11 लाख वोट नहीं बन रहे। ये लेजिटिमेट टेस्ट हो गया है। अगर MKM होती तो 20 लाख वोट MKM लेती इस जगह पे। लेकिन जमात इस्लामी को 12-15 लाख वोट लेने चाहिए थे, नहीं लिए उन्होंने वोट जमात। लेकिन सैयद मुस्तफा कमाल, पाकिस्तान जो 2015 में वोट था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो MKM पाकिस्तान की जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि ये MKM लंदन की जो बायकॉट था उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि आप लोग हिस्सा नहीं ले रहे तो उर्दू स्पीकिंग वोटर बाहर नहीं निकला या जो MKM का वोटर बाहर नहीं निकला। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी MKM?
शाहिद भाई इसको तो जो है वो बिल्कुल इस तरह रिस्पॉन्ड करेगी एमक्यूएम कि भाई अगर ऐसी बात है तो इन पार्टियों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, तो इनको तो जश्न मनाना चाहिए कि इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये हमें गालियां क्यों बक रहे हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं? इनको नजर आ रहा है कि इनका सारा झूठ जो है वो एक्सपोज होने जा रहा है। ये शहर किसी का नहीं है और ये शहर इनका नहीं है, ये जो इन्होंने कब्जा कर रखा था, अगले इलेक्शन में ये वाइप आउट होने जा रहे हैं। इनको ये एक एमपीए भी नहीं जीत सकेगी जो जमात इस्लामी यहाँ पर। उनको पता है कि उनके वो जहां पर 30,000 से एमक्यूएम यूसी निकालती है एक यूसी, वहां पर वो 700 वोटों से यूसी जीते हैं। उनको पता है कि ये फारिग होने जा रहे हैं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। और आज इनको जो है वो अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सबको लंदन के बॉयकॉट पे उनका इन्हिसार है। अरे अपने काम से हमें हराओ यार, लंदन के बॉयकॉट पे तुमने इन्हिसार कर रखा है। तो ये भी हम तो कहते हैं कि चलो ये भी एक दफा ये भी करके देख लें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दफा। मुस्तफा कमाल सईद गनी का आज हमने देखा ट्वीट था, वो कहते हैं कि एमक्यूएम एक मुर्दा घोड़ा है। आप सईद गनी के इस ट्वीट को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कादिर पटेल साहब भी, जो एक चीज हमें नजर आती है इस वक्त, अगर पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप पीएमएल-एन को काउंटर कर रही है, तो जो सिंध की लीडरशिप है उसने जिसे कहते हैं निशाने पे एमक्यूएम को रखा हुआ है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? उसकी देखें, आपने नाम लिया, मेरी पार्टी ने मुझे मना कर रखा है कि इन नामों के ऊपर आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। उसके लिए हमने कुछ और लोग रखे हुए हैं, तो जो कि वो कुछ और दूसरे आइटम है जो कि उनको चूंकि अगर आप नाम नहीं लेते, पीपल्स पार्टी की बात करते, तो मैं जो है वो आपको इसका जवाब देता हूं। तो इनके नाम के ऊपर, इनके बयान के ऊपर तो मेरा कोई जवाब नहीं, मेरी पार्टी से कोई और दे देगा। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप इतने परेशान ना हो, आप हिम्मत करें और आप ऐलान कर दें कि आज के बाद से हम एमक्यूएम के दरवाजों पर नहीं जाएंगे वोटों की भीख मांगने, हम शुक्राने की नफिल अदा करेंगे। पता है आपको? सही। आप भाई, हम नहीं गए ना आज तक कभी, आप आए हैं 100/100 के 2008 में, 1992, 93 में, और फिर जरदारी साहब को जब वोटों की भीख मांगने आना पड़ा तो पहले जाकर उन शोधा की कब्रों पर जाकर माफी मांगी है पहले, और उसके बाद आए हैं जाकर फिर वोटों की भीख मांगने के लिए। लेकिन सैयद एमक्यूएम तारीख में एक दफा भी नहीं गई है। बिल्कुल ठीक है, ये ऐलान कर देना, ये ऐलान कर दें, ये ऐलान कर दें कि भाई ये बहुत बुरी पार्टी है, आज के बाद से हम इनसे वोटों की भीख मांगने नहीं जाएंगे, हम शुक्राने की नफल अदा करेंगे आप ये ऐलान करेंगे तो। लेकिन सैयद मुस्तफा कमाल, ये बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह वजन रखती है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन्हें हमेशा हमने 9-0 और बहादुराबाद आते हुए देखा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जब एदादोशुमार को देखता हूं, 88 में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल के आपके पास आती है और इत्तेहाद की दरखास्त करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 3 मरतबा आपके पास आई, इवन आखिरी मरतबा भी जब आप पीडीएम की नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने तो सिंध की लेजिस्लेशन आपने तहरीरी तौर पे उनसे लिखवाई। लेकिन चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम से किए गए वादे वफा नहीं होते। मुस्तफा कमाल को इस बार कितना ट्रस्ट है कि ये वादे वफा हो जाएंगे जो माजी में 3 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपसे नहीं कर सकी? शायद भाई ऐसा है कि पाकिस्तान के पास जो सैचुरेशन का मौका था ना, जो फैलने का, और जो एक कुशन था, वो हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, हम अपना हनीमून टाइम गुजार चुके हैं। नाउ इट इज नॉट द मैटर ऑफ एमक्यूएम एंड इट्स पीपल। हमारी सर्वाइवल का मसला नहीं है, अब पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है। ये जो आपने जितने भी वादे वफा नहीं किए, तो आज आप पाकिस्तान का हशर भी तो देखें क्या है। आज अगर आप उन वादों पे चल रहे होते और करते, तो कोई हमारे जाती वादे थोड़ी थे, वो सारे हमारे जाती काम थोड़ी थे, मुल्क के लिए काम थे, नहीं किए। आज पाकिस्तान बैंक करप्सी के दहाने पे खड़ा हुआ है। अगर आप यही खिलवाड़ करना चाहते हैं तो फबिहा कीजिए, हमारा नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है, और पाकिस्तान आज इन चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। तो जो आज हमारी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, जो पाकिस्तान की मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, पाकिस्तान की मैक्रो पॉलिटिकल फैक्टर है, स्टेबिलिटी का मसला है, और सिक्योरिटी का जो मसला है, जो नेशनल सिक्योरिटी, वो तमाम चीजें जो वो आज इस बात की हमें तसल्ली देती हैं कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को, आने वाले हुक्मरानों को, सियासतदानों को अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं कि ये वाला गेम वो करें। इस बात की हमें तसल्ली, और हमने 16 महीनों में थोड़ा सा पीएमएल-एन की झलक देखी है कि उन्होंने हमारी दाद रसी की है सेंसस के हवाले से, मुझे बहुत। और इसलिए ये एमक्यूएम आज कोई 52 नुकाती एजेंडा नहीं दे रही मुतालबात का, 38 नुकाती एजेंडा नहीं दे, 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा। कोई वजारत की बात नहीं कर रहे, कोई सदारत की बात नहीं कर रहे, कोई ओहदों की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आइन में 3 तरमीम करो,
इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला वुज़राए आला हाउस से निकाल कर पाकिस्तान की गलियों में पहुंचा दो, हमारा मसला हल हो जाएगा। मुस्तफा कमाल साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे बात करेंगे। मुस्तफा कमाल जब कराची के मेयर थे, वो कराची और आज का कराची एमक्यूएम का अब भी चैलेंज है। एमक्यूएम ने एक बार करके दिखाया कराची में काम, अब दूसरी बार उन्हें अगर मौका मिलता है तो क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ हैं और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जिन 3 अहम नुकात को अपने इत्तेहाद का जिसे कहते हैं वो नुक्ता करार दिया कि इन 3 नुकात पे एमक्यूएम बात करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अगर हम इन तीनों नुकात को देखते हैं तो ये सिर्फ कराची की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये होगा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल के मुतालबे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानती है तो क्या वो इसे इम्प्लीमेंट पंजाब में भी उसी तरह करेगी? जैसे उन्होंने बात की कि इन चीज़ों को वो आइन में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे सियासी लोग ही आइन की खिलाफ वर्जियों के भी मुरतकिब होते हुए नजर आते हैं और आइन में लिखी गई चीज़ों से भी रोगर्दानी करते हुए नजर आते हैं। 7th NFC अवार्ड के बाद आज तक NFC अवार्ड नहीं हो सका, ये भी जिसे कहते हैं एक आइनी ज़रूरत है, लेकिन उसे नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके सामने एक ये सवाल रखूंगा कि इस वक्त आपने कहा कि एमक्यूएम ने कुछ दादरसी देखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब जरा कराची की बात करते हैं। मेरे सामने अगर 2013 के नतायज हैं जिसमें मुझे 17 सीटों पर कौमी असम्बली में नजर आती है एमक्यूएम, और इस वक्त ये हमें 4 से 5 पर बड़ी मुश्किल से 8 पर नजर आती है। तो 2024 में इंतखाबात होते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मदद से शहरी सिंध, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो या सक्खर हो, कितना परफॉर्म कर सकेगी आपकी नजर में? देखिए, एमक्यूएम तो उसने सारी तैयारी अपने जोर बाजू पे कर रखी है और कर रही है, और हमने साथियों की और दोस्तों की बेस पर हमने कोई अपना लाएमल और अपना एजेंडा नहीं तैयार कर रखा। एमक्यूएम का एक ग्राउंड है, एमक्यूएम के बाद किसी ने इस शहर को डिलीवर नहीं किया। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज 15 साल की पीपल्स पार्टी के दौर के बाद ये शहर दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में, 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह में ये शामिल है। तो ये कंट्रास्ट है कि बेहतरीन शहर डेवलपिंग सिटीज़ से आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में ये शामिल हो गया। तो आखिरी काम अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से करवाया था। लोगों को ये ईमान यकीन है, पहले वो कंफ्यूज थे हमारी स्प्लिट की वजह से, आज वो मुत्तहिद है। 1 साल हो गया सारी चीज़ों में। मैं समझता हूं कि, और हमें जो नजर आ रहा है, जिस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कि हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे और हम इसको रीगेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसमें किसी जमात की मदद की बेसिस पे मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, लोगों से इंटरेक्शन, अपने माजी के हमारी डेवलपमेंट के काम और हालिया दौर में तबाही बर्बादी जिन पार्टीज के हाथों से हुई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, पीटीआई की हुकूमत रही है, तो वो नहीं कर सके कुछ भी, और आखिरी काम एमक्यूएम के हाथों से हो। तो हमें इन बेसिस पर हमें यकीन है कि हम 2013 की पोजीशन अपनी वापस लेंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब, 2002 से 2007 ही वो दौर है जब हम देखते हैं कि आप सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है आपकी जमात, और शहरी सिंध या खासकर कराची और हैदराबाद की निजामत भी आप लोगों के पास थी। मुस्तफा कमाल ने जितना भी डिलीवर किया, हैदराबाद में एमक्यूएम ने अगर डिलीवर किया, इसका क्रेडिट मुस्तफा कमाल उस वक्त के वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम को देंगे, उस वक्त के जो 2 से 3 वज़राए आज़म थे उन्हें देंगे, या जो साबिक सदर थे जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें देंगे? देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद एक तो जिस निज़ाम के तहत वो लोकल गवर्नमेंट्स बनी, जिसका क्रेडिट जो है वो जनरल मुशर्रफ को जाता है, क्योंकि निज़ाम वो लेकर आए थे। तो उसका क्रेडिट निज़ाम को देने का, मुझसे पहले एक मेयर गुजरे थे, उसके बाद एक मेयर गुजरे थे, उनके लाए हुए इस निज़ाम लोकल गवर्नमेंट जो का कानून था 2001 का, उस निज़ाम के तहत 2 टेन्योर गुजरे। उस 2 टेन्योर पाकिस्तान की बेहतरीन टेन्योर थे, मुझसे पहले और मेरा दौर। तो उस निज़ाम के देने का क्रेडिट तो जो है उनको जाता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर मैं इफ़ आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, तो हमने कोशिश की थोड़ा सा क्रेडिट हमें दे दीजिए।
और उसके बाद जो मेरी टीम थी सारी, उसको मैंने चलाया और अल्लाह का शुक्र है उसने काम किया। और जब रातों को लोग सोते थे तो हम रातों को जाग कर उनकी खिदमत करते थे। हमने 4 साल ना दिन देखा, ना रात, ना बारिश, ना आंधी तूफान, धूप, गर्मी, सर्दी, हमने कुछ नहीं देखा। और हमने अपने सामने की आती हुई रिश्वतों को नहीं लिया, छोड़ा है। अल्लाह पे हमारा तवक्कुल था, ईमान था, उससे डरते थे। अपने बच्चों को हराम नवाला नहीं खिलाया और शहर को एक ऐसा मॉडल पेश करके दे दिया कि आज तक उसको कोई उसके करीब भी नहीं जा सका है। उस तरक्की करने की मिसाल के कोई करीब भी नहीं जा सका। बहुत लोग आए और चले गए और सब फारिग हो गए, रुसवाई का बाइस बन गए। तो ये इट वाज नॉट द बेड ऑफ रोजेज। तो मैं समझता हूं कि इस तरह मैं तरतीब दूंगा इसमें। अदरवाइज वजीर आला का और जमाने के या फिर जो है वो किसी और का कुछ इसके अंदर रोल नहीं था। ठीक, मुस्तफा कमाल इस बार जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये एक माजी से मुख्तलिफ MQM होगी। इस MQM के ऊपर लंदन का असर नहीं होगा। माजी में हमने ये देखा है कि MQM ने चूंकि एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो उर्दू बोलने वाले लोगों का है, लेकिन दीगर अक़वाम के साथ कोई आइडियल सिचुएशन नहीं रही। लेकिन आपको लगता है कि 2024 में कराची में जो दीगर अक़वाम बसती हैं, मुस्तफा कमाल जब उनके पास जाएंगे या उर्दू बोलने वाले वोटर के पास जाएंगे तो मुस्तफा कमाल एक मुख्तलिफ MQM लेके जाएंगे? कैसे अट्रैक्ट करेंगे कराची के वोटर को? जी, ऑलरेडी जो है वो कराची के लोगों के पास हम जा चुके हैं मुख्तलिफ MQM लेकर। और आज सोहराब गोड के इलाके से इकबाल महसूद हमारे कैंडिडेट हैं। आप जो है वो हॉक्सबे के इलाके से जो है वो फैयाज खान हमारे कैंडिडेट हैं। यू डोंट नो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। आज हुमायूं उस्मान हमारे जो है वो केमाड़ी के इलाके से कैंडिडेट हैं। आज जो है वो मैं बल्दिया टाउन जहाँ पर पख्तूनों का इलाका है और मौजरों का भी इलाका है और पंजाबियों का भी इलाका है, मैं वहाँ से कैंडिडेट हूँ। मुझे पार्टी ने अनाउंस कर रखा है 3 महीने पहले से। और इसी तरह से जो जहाँ लियारी में इंशाअल्लाह ताला MQM अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है, बलोच खड़ा करने जा रही है, मलीर के कोठों से MQM अपना सिंधी कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है, लियाकताबाद, नौदाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, फेडरल एरिया, यहाँ से लांडी, कोरंगी, औरंगी, यहाँ से डेफिनेटली उर्दू बोलने वाले। मुस्तफा कमाल ने जिक्र किया बल्दिया टाउन की सीट का। जहां तक मुझे थोड़ी बहुत समझ बूझ है कराची की सियासत की, यही वो सीट है जिस पर निगाहें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी। तो अगर इत्तेहाद की बात आपकी होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप बल्दिया टाउन पे कैंडिडेट मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, तो PMLN को या उनकी मरकजी लीडरशिप को क्या ऑफर करेंगे कराची में मुस्तफा कमाल? नहीं, मुझे तो 5 लोगों को कन्वीनर MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 3 महीने पहले अनाउंस कर चुके हैं इन सीटों को। और जिसमें से बल्दिया टाउन की जो है वो ये सीट, एक केमाड़ी के डिस्ट्रिक्ट की एक सीट भी है, वो शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि जो वो हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे काम है। और पहले स्प्लिट MQM थी तो PSP अलग लड़ी थी और MQM अलग लड़ी थी। अब मुत्तहिद MQM है वहाँ पर। फिर हमने 3 सालों में बहुत वहाँ पे, फिर मेरे माजी में बहुत काम है वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि अब और फिर सारी पार्टीज के जो दूसरे लोग थे, दूसरी जुबानें बोलने वाले, वो सब आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ गए हैं। तो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेकिन PMLN से हमारी सवाल से कोई बात हुई नहीं है। जब बात होगी तो हम उनके सामने सारी तस्वीर रखेंगे इंशाल्लाह। सही। मुस्तफा कमाल साहब, एक और भी चीज इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था आर्मी जो एक्ट के तहत जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी उनको कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। हमने ये देखा कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत के महकमा दिफा के साथ साथ बलूचिस्तान शुहदा फोरम ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। माजी में कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुछ अहम मुकदमात में MQM भी फरीक रही है। इस सारी सूरत हाल पे MQM का स्टैंड क्या है आजकल? देखिए, हम समझते हैं कि अभी मुल्क की जो है वो अदालतें इस काबिल नहीं हुई हैं को ये वाला बोझ जो है वो टेररिज्म के केसेस का बोझ अपने ऊपर उठा सके। माजी की सारी मिसालें हमारे सामने हैं, किसी केस का फैसला नहीं कर सके। और डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो उनकी जिंदगियों का और उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है। गवाहान आके अपना बयान नहीं दे सकते आज़ादी से, उनको अपनी लाइफ थ्रेट होती है। तो ये वाला काम वो नहीं कर सकते और आज की उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और डेफिनेटली देखें, आज अगर चीफ जस्टिस साहब बहुत अपराइट इंसान हैं तो हमने माजी के चीफ जस्टिस को देखा है कि वो क्या करते रहे। तो इन चीफ जस्टिस साहब ने तो 1 साल में चले जाना है, तो 1 साल पर्सन स्पेसिफिक तो काम नहीं होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक काम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा इदारा है, जो कि ये जुडिशरी का इदारा है, वो अभी इस काबिल अभी इस वक्त नहीं हुआ, या तो उस काबिल करें उसको। तो मैं समझता हूं कि आज इस हालात को देखते हुए, जो मुल्क के हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो टेररिज्म है,
उसमें आज तो जरूरत है स्विफ्ट और फास्ट जस्टिस की, और जिसके अंदर ये जो अदालतें थी, फौजी अदालतें थी, वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। और फिर उन अदालतों के ऊपर अपील मौजूद थी ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद थी कि भाई अगर आपको एतराज है तो आप जाकर उस पर अपील कर सकते हैं, और अगर कोई वहां पर कोई लकूना रह जाता तो आप अपील कर सकते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, 30 सेकंड्स है मेरे पास, चाहूंगा एक शॉर्ट सवाल और शॉर्ट जवाब आपसे लूं। एमक्यूएम की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसमें दो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, वो कब तक फाल हो सकते हैं, एक आमिर खान साहब और एक फैसल सब्जवारी साहब। तो इन दोनों की अदम फालियत की कोई वजह? फैसल सब्जवारी साहब को तो आपका प्रोग्राम सुनकर खुद ही फाल हो जाना चाहिए। सही। और आमिर खान साहब का मुझसे कांटेक्ट नहीं हो सकता, कन्वीनर से हो तो वो हो सकता है इसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकें कि अपनी क्या उनकी मसरूफियात हैं, क्या चीज़ें। लेकिन फैसल सब्जवारी हमारे सेनेटर हैं, कुछ दिनों पहले तक जो वो वफाकी वजीर थे और अपनी मसरूफियात में वो उनकी कुछ ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रैवलिंग थी उनकी। लेकिन आई होप कि आपका ये सवाल वो डायरेक्ट सुनकर जो है वो खुद ही फाल हो जाए। चलें, मुस्तफा कमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और कराची की सूरत हाल पर नाज़रीन हमसे बात की। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे आर्मी एक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से, और साथ साथ FATF की ग्रे लिस्ट की जो तलवार है वो हिंदुस्तान पर मंडला रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सैयद मोहम्मद अली और लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे हाफिज एहसान साहब। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जैसा कि जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उसे कलअदम करार देने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है। न सिर्फ वफाकी हुकूमत ने महकमा दिफा के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, बल्कि चारों सूबाई हुकूमतें और बलूचिस्तान शोहदा फोरम इस पटिशन में जो है पटिशनर हैं। इस सारी सूरत हाल की जो भी लीगल सिचुएशन है उसको जानने के लिए और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान साहब। हाफिज साहब, सबसे पहले आपके ख्याल में क्या बाज़ औक़ात हमें ये कहा जाता है कि जब एक ऑर्डर आ जाता है तो जो भी उसकी अपील या रिव्यू होता है उसमें बड़ा स्पेस कम होता है कि वो फ़ैसला चेंज हो सके, चूँकि ये 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, 5 रुकनी से बड़ा बेंच बनेगा, ये 5 लोग हिस्सा नहीं होंगे। अंदाज़ा आपको क्या लगता है कि उसकी नौइयत को, अहमियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास कितना स्पेस होगा इस मुकदमे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि जब आपके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है तो फिर उस फ़ैसले को जब आप चैलेंज करते हैं तो जब उस अदालत के अंदर जाता है तो फिर उसके अंदर आपको पहले तो ये अपना केस साबित करना पड़ता है कि मेरा ये केस है, और फिर आप जाते हैं कि उस जजमेंट के अंदर इतने फ्लॉज हैं कि उन फ्लॉज की बुनियाद के ऊपर मेरी जो कंटेंशंस है उनको एक्सेप्ट किया जाए। अगर तुम पुराने प्रोसेस के अंदर होते और ये फ़ैसला जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले डिसाइड किया होता तो फिर उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होना था इस केस को डिफेंड करना। नंबर 1 कि इन्हीं जजेस ने सुनना था। नंबर 2 कि आप रिव्यू के अंदर जाना था आपको आर्टिकल 188 के नीचे, और उसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपके पास बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है और दोबारा आप अपने केस को प्लीड नहीं कर सकते, बल्कि आप उस जजमेंट के अंदर जो लीगल फ्लॉज हैं उनको आप देखते हैं। और लीगल फ्लॉज को 188 की जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कंट्रोल्ड और बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और उसके अंदर बड़े कम चांसेस होते हैं आपका रिव्यू के अंदर केस को एक्सेप्ट होना, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की पिछले कई दहाइयों से एक प्रेसिडेंट्स चलते आ रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये है कि 4 चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को सूट करती हैं इस केस को प्लीड करने के लिए, और उसके अंदर चांसेस काफ़ी हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है इन चारों इश्यूज़ को एड्रेस करती है। नंबर 1 हमें नुक्ते के साथ वो चारों पॉइंट्स, नंबर 1 इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शन ये आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कि अब वो जजेस जो हैं वो इस केस को सुनेंगे नहीं और नए जजेस आएंगे, और जब नए जजेस इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा आएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप भी किसी के पास इंसाफ लेने जाएं तो अगर एक शख्स ने फैसला कर दिया है तो उसका माइंड सुनने का और होगा, और अगर एक शख्स नया आके उस केस को सुनता है तो वो बड़े और तरीके से सुनता है, उस फैक्ट्स को कंसीव करता है। एक फेडरल गवर्नमेंट ये है कि इसको किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करती है, नंबर 1। नंबर 2 इस चीज़ के अंदर आएगा कि रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है और अपील का जो स्कोप है बहुत
बड़ा होता है कि आप सारा नए सिरे से अपने केस को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपसे रह गई थी और जिनको मेरा ख्याल है कि रह गई थी फेडरल गवर्नमेंट की, जो उन्हें प्लीड करना चाहिए था, और स्पेशली आर्टिकल 8 की जो एक्सेप्शन थी, जो बुनियाद ही बनेगी सारी डिबेट की कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 के अंदर जो एक्सेप्शन प्रोवाइड गई इन मिलिट्री लॉज को, कि आप इनको फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सरसाइज जुडिशियसली और कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सरसाइज किया? ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा अगली प्रोसीडिंग्स के अंदर। आपको लगता है कि यही वो नुक्ता है जिसपे वजारत दिफा इंट्रा कोर्ट अपील में ये कह रही है कि ये दरखास्तें नाकाबिल समाअत थी? नहीं, उसके अंदर और भी नुक्ते हैं। अच्छा। एक तो सबसे बड़ा नुक्ता जो मैंने आपको बताया वो आर्टिकल 8 का है। दूसरा उसके अंदर नुक्ता ये है कि जो इन्हें फेडरल गवर्नमेंट जिसको एज लेना चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट आई है, ये माइनर बेंच की जजमेंट आई है कि ऑलरेडी यही प्रिंसिपल जो था, जो 1967 की अमेंडमेंट्स थी, जो 2D1 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 59(4) है, ना सिर्फ इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 48 साल से इससे बड़े बेंचेस जो हैं इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट करते रहे हैं। तो वैलिडेशन का जब कुछ ऐसे फैसले भी आपके इल्म में हैं जिनमें जो हालिया दिनों की सुप्रीम कोर्ट, हालिया से मुराद पिछली की बात कर रहा हूं, 2 या 3 जो सुप्रीम कोर्ट गुजरी हैं, उसमें कोई ऐसे फैसले जिसमें जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो अदालतें बनी या जो आर्मी कोर्ट्स बनी, उनको अदालतों ने वैलिडेट भी किया? उसमें बना है ना जी, उसके अंदर 75 से लेके आपका 2021-22 तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और उनमें रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं। उसमें आपका जो चीफ जस्टिस 1975 के हमूद रहमान साहब थे, उनकी सरबराही में एक 5 मेंबर्स बेंच बना, उन्होंने इन जजमेंट्स को वैलिडेट किया कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशन नहीं है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो सकती है, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है। दूसरा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी एक जजमेंट दी, उसके बाद वो 3 मेंबर्स बेंच था। उसके बाद 17 रुकनी मेंबर्स बेंच जो था, जस्टिस नासिर मुल्क थे जो चीफ जस्टिस थे, वो एक 11-6 का फैसला आया। फिर उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में एक बेंच बना, चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी किया, और उसके बाद भी ये चीजें जो है वो बदलती रही। और उन्हीं में जो एक जज साहब थे जो या अफरीदी साहब थे, उन्होंने भी 21D के ऊपर अपनी ओपिनियन जो है वो रिसेंटली डिस्क्लोज की थी। इसीलिए हुआ ये है कि अफरीदी साहब जो थे उन्होंने इसकी डाइसेंट दी है कि 4-1 की वजह से, चूंकि वो ऑलरेडी थे, और उसमें और भी 1-2 जज साहब ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी इन केसेस को सुन के तो इन जजमेंट्स के ऊपर फैसला देते रहे। लेकिन प्राइमरीली जो चीजें आएंगी, एक तो ये, दूसरा ये आएगा ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली ये कह चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कि पार्लियामेंट 191 के नीचे लेजिस्लेशन कर सकती है। अब क्या वो लेजिस्लेशन अगर उनके लिए की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और ये लेजिस्लेशन आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, और आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। सैयद मोहम्मद अली साहब, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो खासकर हमारे कुछ ऐसे असास इदारे भी हैं जिनमें कुछ सिविलियंस काम करते हैं, कल को अगर वो भी किसी भी ऐसी चीज़ के मुरतकिब होते हैं जो कि गद्दारी के ज़मरे में आती है या मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आती है, तो लेकिन वो मुलाजिम हैं एक हसास इदारे के, लेकिन हैं सिविलियन कैपेसिटी में, तो क्या कल को उनके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकेगी अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बरकरार रहा तो? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हसास और तस्वीराती इदारे हैं, उनके अंदर बहुत से सिविलियन बहुत अहम पोस्ट पे, आला सतह पे काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से करते रहे हैं। अमूमी तौर पे लोग नहीं जानते, वो समझते हैं कि तमाम सिर्फ फौजी ही है जो कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मतलब मैं इदारे का नाम लिए बगैर आपको ये बता सकता हूँ कि ग्रेड 22 तक के अफसरान जो हैं वो इन हसास इदारों में काम करते हैं जो सिविलियन होते हैं। सही। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि चूंकि उन इदारों में जो ज्वाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट, चूंकि वो उनका जो काम होता है वो होता ही इंतहाई हसास मामलात से डील कर रहे होते हैं, तो वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है और आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है हर महीने साइन करते हैं। सही। आप इस बात की संजीदगी का एहसास करें, वो कोई वन टाइम फिट ऑल नहीं होता कि एक दफा आपने साइन कर दिया, क्योंकि और उसकी बेसिस पे आपकी हर माह सिक्योरिटी क्लियरेंस मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से होती है, ताकि आपका जो एक्सेस है हसास मामलात का, उसमें आप जिम्मेदारी का सबूत दें। तो आपको 1-2 वाकयात मैं बता भी देता हूं जो कि मीडिया में आ चुके हैं
कि बहुत आला सतह पे कुछ हमारे दुश्मनों ने हमारे कुछ अफसरान को कल्टीवेट करने की और इंग्रेस करने की उनको सजाएं तक हुई हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं बता देता हूँ कि एक साहब थे, एक हमारे बहुत चोटी के साइंसदान थे, और वो उनको मुलविस पाया गया एक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, उनको सजाए मौत हुई थी। बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है कि उसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन उस सैयद मोहम्मद अली साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, चूंकि मैंने आपसे FATF की ग्रे लिस्ट पे जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है उस पर भी बात करनी है, लेकिन एक और अहम नुकता चाहूंगा कि हाफिज एहसान साहब उसको लीगली हमें रिस्पॉन्ड करें। एक ऐसा तासुर भी बनाया जाता है कि 9 मई के जो भी वाकयात हुए उसके बाद जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, इस केस में एक ऐसा तासुर बनाया जाता है कि जितने लोग गिरफ्तार हुए सबका मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी की अदालतों में भेजा जाएगा। यह तासुर दुरुस्त है या इसी तासुर की बुनियाद पर यह फैसला आया और इस तासुर को दूर करने की जरूरत है कि जो लोग आर्मी इंस्टॉलेशंस या आर्मी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए सिर्फ उनके मुकदमात आर्मी अदालतों में चलाए जाएंगे? देखें, एक तो ये आया है कि इस फैसले के बाद जो है आपका जो सारा नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम था या आपका जो मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन थी या जुरिस्डिक्शन थी, वो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से वो जो एक लीगल शील्ड थी वो हट गई। अब ना आपके रिटायर्ड लोग पे ट्राई किया जा सकता है, ना आपके एस्फिनेज के ऊपर किया जा सकता है, ना आपके स्पाइस पे किया जा सकता है, ना आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे हैं उस पर किया जा सकता है, और ना ही आपके जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं जो क्रॉस बॉर्डर करते हैं उन पे किया जा सकता है, और ना ही आपकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस के अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं लीगली। अब मिलिट्री लॉज की जुरिस्डिक्शन नहीं है, जब मिलिट्री लॉज की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप पकड़ नहीं सकते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, और फिर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चाहे हो आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उन्हें ट्राई नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक वो चीज कि 9 मई के इंसिडेंट से लेके वो जो गया है पूरे लॉ को स्ट्राइक डाउन करना, मेरा ख्याल ये है कि ये भी एक बहुत अच्छा केस होगा फेडरल गवर्नमेंट का, उसको प्लीट करना। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब, हाफिज एहसान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इन दोनों अहम मामलात के हवाले से जो राय थी कानूनी और सिक्योरिटी माहिरीन की वो आपके सामने रखी। चंद चीज़ों के साथ साथ कल एक मुस्बत खबर भी थी, मुस्बत बावजूद इसके कि पाकिस्तान को उस मैच में सऊदी अरब के खिलाफ शिकस्त हुई। लेकिन अगर हम फुटबॉल की दुनिया की बात करते हैं तो सऊदी अरब एक एशिया की बहुत बड़ी साइड है और पाकिस्तान ने कल बहुत बेहतर अंदाज में मुकाबला किया और वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान दूसरे राउंड के मैचेस खेल रहा है। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये एक ऐसी टीम है जो चंद हफ्तों की तैयारी से एशियन चैंपियंस को, या कह सकते हैं कि एशिया की टॉप टीमों को टकराई है, और ये लायक तहसीन है। और आने वाले दिनों में भी आवाम को अपनी टीम की इसी तरह सपोर्ट जारी रखनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।